पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को देखा था। इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र को पूरा देखेंगे। इसमें हम सिंधु, इसकी प्रमुख सहायक नदियां एंड साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है उसको भी डिटेल से देखेंगे। क्या ये समझौता है, ये समझौता कब हुआ था, क्या इसका इतिहास रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है, सब कुछ हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस रिवर सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि इस रिवर सिस्टम को समझने के बाद ही आप ये समझेंगे कि कौन सी पश्चिमी नदियां हैं, कौन सी पूर्वी नदियां हैं, जिनको ध्यान में रखकर जो है सिंधु जल समझौता हुआ है। तो सबसे पहले हम सिंधु रिवर को, ये हमारी मुख्य रिवर है, ठीक है, सिंधु, एंड ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो प्रमुख 5 नदियां हैं, इसी के कारण इस क्षेत्र को पंजाब कहा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं। तो सिंधु नदी अपने तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत चीन में जो है कैलाश पर्वत में मानसरोवर के पास ही में बोखोरचू ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। इसके बाद में ये भारत में एंटर करती है और लेह के पास से होकर ये गुजरती है। इसी के पास लेह के जस्ट थोड़ा सा जो है पश्चिमी साइड में इसमें एक जास्कर नाम की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है। इसके बाद जब ये पीओके में एंटर करती है तो इसमें 2 प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, जिसमें एक होती है अपनी सियोक रिवर, ठीक है, सियोक रिवर, और एक होती है गिलगिट रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सियोक की भी एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं नुब्रा, और नुब्रा और सियोक के बीच में यहाँ पर अपना सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है जिसमें उसने पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति है नुब्रा के पूर्व में, सियोक के पूर्व में, इस तरीके से उसने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। फिर इसके बाद ये भारत में नंगा पर्वत के पास से जो है सिंधु गोर्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। अब यहाँ पर ये गोर्ज ये बताता है कि ये नदी हिमालय से भी पुरानी है, यानी कि हिमालय के निर्माण से पहले भी ये नदी यहाँ पर बहती थी। गोर्ज दरअसल एक गहरी घाटी को प्रदर्शित करता है जो लगातार नदी के अपरदन को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंधु गोर्ज का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है और मिठानकोट के पास में इसमें पंचनद आकर मिलता है। अब हम पंचनद को देखते हैं, यानी कि 5 नदियों का समूह, ठीक है। ये पंचनद क्या है, इसमें कौन कौन सी 5 नदियां हैं, क्या उनका न्यूमेरिक्स है, वो सब बता दूंगा। सबसे पहले तो हमें वही मानसरोवर वापस सिंधु के उद्गम स्थल के पास चलना होगा। वहां पर एक स्थान है राक्षस ताल, यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है और भारत में ये हिमाचल प्रदेश के सिप किले दर्रे से एंटर करती है। इसके बाद थोड़ी से आगे जाने पर इसमें भाखड़ा नागल परियोजना निर्मित की गई है और वहीं पर जो है गोविंद सागर का जो है निर्माण हुआ है। ये गोविंद सागर वास्तविकता में एक झील है, सागर से आप ये ना समझें कि ये कोई सागर है, ठीक है। इसके बाद में जब ये थोड़ी से आगे बढ़ती है तो पंजाब में हरिके बैराज के पास इसमें व्यास नदी भी आकर मिलती है और वहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो है निकाला गया है, जो राजस्थान में, यूं कहूँ तो राजस्थान की गंगा हम उसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये आगे जाती है तो ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं और अंततः ये जाकर चिनाब में मिल जाती हैं। ये जो चिनाब रिवर है ये हिमाचल प्रदेश के ही चंद्रताल स्थान से निकलती है। 2 नदियां निकलती हैं मेनली, चंद्रा और भागा। ये जो चंद्रा और भागा होती है मिलकर जो है चिनाब का निर्माण करती हैं। जब ये चिनाब जम्मू कश्मीर में एंटर करती हैं तब इसको चिनाब कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं, एक दुलहस्ती परियोजना और एक बगलीहार परियोजना, ठीक है। इसके बाद में ये चिनाब जब थोड़ी सी आगे जाती है तो ऊपर जम्मू कश्मीर से जो है वेरीनाग से एक झेलम रिवर निकलती है, वो आकर इसमें मिलती हैं और थोड़ा सा आगे जाने पर इसमें रावी नदी मिलती है। रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है एंड इस पर जो है रणजीत सागर स्थित हैं। तो ये तीनों जो है नदियाँ आगे जाकर फिर सतलज के पास मिलती हैं और यहाँ से ये 5 नदियों का पंचनद बनता है और ये पंचनद मिठानकोट में जाकर जो है सिंधु नदी से मिल जाता है। तो इस तरीके से ये अपना जो है सिंधु नदी तंत्र होता है, जिसमें हमने कौन कौन सी नदियां देखी है। अब देखिए, मैं एक बार डिटेल से समझा देता हूं। जैसे यहाँ से अपनी जो है, यहाँ से ये अपनी जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा उद्गम स्थल है सिंधु का? बोखोरचू ग्लेशियर। यहाँ से ये निकलती हैं, भारत में एंटर करती हैं एंड इसके बाद में ये जो है नंगा पर्वत के पास जो है सिंधु गोर्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में चली जाती हैं। फिर यहीं से अपनी जो है सतलज नदी निकलती है। ये सतलज नदी सिपकिले दर्रे से भारत में एंटर करती है एंड इसके बाद में ये यहाँ पर जो है चिनाब में मिल जाती है।
चिनाब रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई वापस आती है और जो है सतलज में मिलकर आगे सिंधु में मिल जाती है। यहीं पर एक छोटी सी नदी, ध्यान रखना व्यास जो है पूर्णतः भारत में है, स्टेटमेंट आए तो पता होना चाहिए, व्यास पूर्णतः भारत में। एंड यहीं पास ही से जो है रावी नदी आकर जो है इसमें मिलती है चिनाब में, और यहाँ जम्मू कश्मीर से जो है अपनी झेलम रिवर आकर इसमें मिलती है, और इस तरीके से ये पंचनद का निर्माण होता है। अब देखो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम कहते हैं दोआब, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दोआब हैं जिन्हें अब हमें पता करना है। तो इन नदियों के बीच में जो दोआब हैं प्रमुख, वो अब हम देखते हैं। तो देखो दोआब कुछ नहीं होता है, दोआब एक क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोआब एक फारसी शब्द है जिसमें दो का अर्थ तो दो होता है और आब का अर्थ होता है पानी। तो दो नदियों के बीच का जो पानी का जो क्षेत्र होता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सतलुज और व्यास, देखो इसको ऐसे पढ़ो बिस्त, ठीक है, बिस्त दोआब। तो व्यास और सतलुज के बीच कौन सा दोआब है, बिस्त दोआब है। फिर व्यास और रावी, व्यास और रावी बारी, बारी दोआब, ठीक है। फिर रावी और चिनाब के बीच में कौन सा है, रचना, रचना दोआब, ठीक है। एंड चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब, ठीक है। एंड झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर दोआब। अब एक बार यहां पर हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने कौन सा दोआब देखा था, सतलुज और ब्यास, कौन सा दोआब, बिस्त दोआब। ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब, और झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर दोआब। बहुत ही आसान है। अब इन नदियों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, जे चीरा व्यास, जे चीरा व्यास, झेलम, ठीक है, झेलम, एक मिनट रुकिएगा, झेलम, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जे चीरा व्यास, ठीक है। तो ये सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिन्हें हम मेनली पंजाब कहते हैं। तो ये हुआ अपना जो है सिंधु रिवर तंत्र। अब इसके बाद में जो है ये कुछ इन नदियों के बारे में जो है डिटेल लिख रखी है मैंने, ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे सिंधु जल समझौते के बारे में। देखो हमें पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसके साथ में भूमि का भी विभाजन हुआ था। तो इसी के साथ में जो अपना पंजाब था वो भी 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी पंजाब जो पाकिस्तान के पास गया था और एक पश्चिमी पंजाब जो भारत के पास में रहा था। अब देखो भूमि का विभाजन करना आसान होता है लेकिन जल का विभाजन करना इतना आसान नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इतना जल आप रख लो, इतना जल मैं रख लेता हूँ। और विशेषतः देखो जल को रोकना तब जब वो नदी 12मासी हो, क्योंकि हिमालयी जो नदियां हैं वो ज़्यादातर 12मासी है और उनके जल को रोकना इतना आसान नहीं है। तब ये डिसाइड किया गया कि भाई भारत जो है पाकिस्तान को पानी देगा, ठीक है, लेकिन कब तक, 1 अप्रैल 1948 तक ही। इसी के साथ फिर जब 1948 आया तो भारत ने पानी रोक दिया, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच वार्तालाप हुई और पानी को पुनः शुरू कर दिया गया। फिर इसी बीच 1951 में डेविड जो लिलिंथन थे जो टेनेसी नदी के ही प्रमुख थे, तो उनको भारत बुलाया गया और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। दोनों देशों को जो है इन्होंने देखा और एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के जो है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय तक जो है वार्ता चली। और उस वार्ता के पश्चात 19 सितंबर 1960 को जो है दोनों देशों के बीच भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के नेतृत्व में जो है संधि हुई थी। इस संधि में यह डिसाइड किया गया था कि जो पश्चिमी नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो है पूरा अधिकार पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारत जो है इसमें बहुत ही कम सीमित मात्रा में इसका उपयोग करेगा, यानी कि कृषि के लिए, बिजली के लिए, इन सब के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए भारत उपयोग कर सकता है। मेनली यूँ कहूँ तो 80-20 का मामला रखा गया था। एंड वहीं जो पूर्वी नदियाँ हैं सतलुज, व्यास और रावी, इन नदियों को जो है भारत के नियंत्रण में रखा गया, यानी कि इन पर पूर्णतः भारत का नियंत्रण रहेगा। तो ये है मेनली जो हम सिंधु जल संधि की बात करते हैं वो जल संधि यही है। अब भारत अपने उपयोग के लिए जब भी इन नदियों पर कोई परियोजना की घोषणा करता है तो पाकिस्तान बौखला जाता है और वो जो है इसका विरोध करने लग जाता है। जैसे 2007 में जब भारत ने किशन गंगा परियोजना की जो है घोषणा की थी, किशन गंगा झेलम की ही एक सहायक नदी है, तो भारत ने यहाँ पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की घोषणा की। और चिनाब की जो रातले जल विद्युत परियोजना है, चिनाब नदी पर रातले जल विद्युत परियोजना जो ये किश्तवाड़ा में है और किशन गंगा जो है ये बांदापुर जिले में है। तो यहाँ पर इन दो नदियों पर जब जैसे ही भारत ने जल विद्युत की घोषणा की
तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन और कहने लगा कि भाई ये जो है सिंधु जल संधि का जो है उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर भारत का तर्क यह है कि भाई हम जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं, हम इसमें पानी को रोक नहीं रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, तो समय समय पर पाकिस्तान इन परियोजनाओं का विरोध करता है, जिसके कारण 2007 में इस परियोजना की बात शुरू हुई थी, लेकिन 2018 में फिर फाइनली इस पर चर्चा हुई। तो ये देखो, अब जब आप ये कह सकते हो कि भाई फिर विवाद होता है तो समाधान क्या होता है, तो समाधान के लिए मेनली 3 तरीके बताए गए हैं। पहला कि दोनों देश जो हैं अपने अपने स्तर पर अपनी सहमति से बातचीत करें और डिसाइड कर लें जो भी निर्णय लेना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो किसी एक न्यूट्रल जो एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो बायस नहीं है, तो उसको किसी ऐसे एक्सपर्ट को बीच में बैठा दिया जाए, वो निर्णय कर लेगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर तीसरा और अंतिम ऑप्शन है कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाकर आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये जो है सिंधु जल समझौते में समाधान बताया गया है। तो इस तरीके से देखो, हमने इंडस रिवर सिस्टम एंड क्या है इंडस वाटर यूटिलिटी ये देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को जो है देखेंगे, ठीक है। तो ये है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे।